वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है ब्रह्मयुगम, जिसमें हमारे बड़े भाई मम्मूटी भाई साहब है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि मलयालम मूवी न्यू कंटेंट क्रिएशन करने में नंबर 1 है। हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ ऑडियंस के सामने आते हैं और सच में जब ये मूवी देख रहा था तो एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाती है ये मूवी। सारी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चलती रहती है और ऊपर से वो कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो इन्वायरमेंट, दैट इज अनदर लेवल। मैं समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, वीडियो को पूरा देखना जरूर। थोड़ा बहुत तुम्बाद टाइप की लगती है मूवी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी जंगल में 2 बंदों को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम होता है तीवन, दूसरे बंदे का कोरा। फिलहाल ये दोनों बियर ग्रिल्स बनकर आग जलाने लगते हैं। मतलब सोच लेते हैं कि आज रात यहीं पर गुजारेंगे। इनके करीब कोई भी बुरा जानवर ना हो, इसीलिए आग जलाने लगते हैं। आग जलाने के बाद ये दोनों सोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब तीवन अपनी नींद से जागता है तो इसके बगल में कोरा मौजूद नहीं होता। कोरा को आवाज देते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगता है कि कोरा तुम कहाँ पर हो। तो तभी तीवन ये देखता है कि कोरा किसी जगह पर खड़े रहकर किसी चीज को घूर रहा है। तीवन भी उस तरफ देखने लगता है। पहले तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उस पेड़ के पीछे से एक नंगी औरत इन दोनों की तरफ आती रहती है। इस औरत को देखकर तीवन समझ जाता है कि ये तो यक्षिणी है। मतलब ये भी एक सुपर नेचुरल पावर होती है। कोरा को बुलाने लगता है कि कोरा यहाँ से चलो, लेकिन कोरा उस यक्षिणी की खूबसूरती को देखकर मदहोश हो चुका होता है। तीवन कोरा को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आता ही नहीं। डर के मारे तीवन वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद वो यक्षिणी कोरा को अपनी प्लेस के पास ले जाने लगती है। कोरा लाल टपकाते हुए उस यक्षिणी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो यक्षिणी कोरा को अपने पास बुलाकर कान करने के बहाने से चूसने लगती है। मतलब इसका खून, बेचारे की मौत हो जाती है। खैर सुबह होने के बाद तीवन को दिखाया जाता है, जो बेचारा जंगल में भटकते रहता है। भूख की शिद्दत होती है। तीवन थोड़ा आगे जाने पर इसको एक नदी नजर आती है। उस नदी में का पानी पीकर इस नदी को क्रॉस करने का सोचता है, मतलब इस जंगल से उस पार जाने का। लेकिन वो नदी, वो वाटरफॉल बहुत ही बड़ा होता है। तैरकर उस तरफ जाना नामुमकिन होता है इसके लिए। ऊपर से ये थोड़ा वीक भी होता है। तो हार मानकर तीवन वापस इसी जंगल के अंदर आने लगता है। खैर थोड़ा आगे जाने पर तीवन को इसी जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा भवन नजर आता है। अंदर जाकर देखने पर ऐसा लगता है कि ये भवन बहुत ही पुराना है। आसपास देखने पर वहीं पर कुछ नारियल पड़े होते हैं। उन नारियल का पानी पीने लगता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। तभी एक बंदा तीवन को आवाज लगाने लगता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आए। एक्चुअली ये बंदा इस भवन का बावर्ची होता है, कुक। तीवन उस बावर्ची को बताने लगता है कि एक्चुअली मैं रास्ता भटक गया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे माफ करिए, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। बावर्ची कहने लगता है जो कोई भी इस महल के अंदर आता है वो दोबारा बाहर नहीं जा सकता। और वैसे आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? तीवन कहने लगता है मानसून का। उसी वक्त इस भवन का ओनर यहाँ पर आता है। पूछने लगता है कि कौन है वहाँ पर। इस भवन के ओनर का नाम होता है कोडमन पुट्टी। पुट्टी की खानदान का होता है ये। पुट्टी तीवन को उसके बारे में पूछने लगता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तो तीवन अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली दरबार में गायक है और एक्चुअली महल में कुछ जंग वगैरह छिड़ गई थी, जिसकी वजह से इसको भागना पड़ा और जंगल में आने के बाद ये रास्ता भटक गया, नदी पार नहीं कर पाया, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, तो इसको ये भवन नजर आया। तो पुट्टी तीवन को एक गाना गाकर सुनाने के लिए कहता है। तीवन उसी तरह से एक अच्छा सा गाना सुनाने लगता है पुट्टी को। गाना सुनने के बाद पुट्टी बहुत खुश होने लगता है, कहने लगता है कि तुम मेरे भवन में रह सकते हो। लेकिन एक्चुअली तीवन को इसकी माँ के पास जाना होता है। कहने लगता है कि मैं चंद दिन ही यहाँ पर रह सकता हूँ। तो पुट्टी उस बावर्ची को तीवन का कमरा दिखाने के लिए कहता है कि तीवन हमारा मेहमान है, इसकी खातिरदारी करो। वो बावर्ची तीवन को उसके कमरे में ले जाते समय एक वार्निंग देने लगता है कि तुम भवन के आसपास जहाँ पर भी घूमना चाहते हो घूम लो, लेकिन साउथ साइड मत जाना। और इसी तरह रात होने के बाद यहाँ पर कुछ विचित्र आवाजें भी सुनाई देती है, तुम उनको अनसुना कर दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। खैर रात होने के बाद पुट्टी तीवन को अपने पास बुलाकर गाना सुनाने के लिए कहता है। तीवन उसी तरह से गाना सुनाने लगता है। गाना सुनाने के बाद पुट्टी तीवन को खाना देने लगता है। अब बहुत दिनों बाद तीवन खाना खा रहा होता है तो पेट भर खाने लगता है और खाते समय तीवन भगवान का शुक्र अदा करने लगता है कि भगवान का शुक्र है मुझे खाना मिला, छत मिला। यह सुनने के बाद पुट्टी को बहुत गुस्सा आता है। तीवन से पूछने लगता है कि खाना और छत मैंने तुमको दिया तो तुम क्यों भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे।
ये सब तुम्हारा भाग्य है, इसमें भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही तुमको यहाँ पर लाया। तो तीवन समझने लगता है कि इसने कुछ गलत बोल दिया, पुट्टी से माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो बावर्ची खाना लेकर किसी सीक्रेट कमरे में जा रहा है, शायद किसी को खाना देने के लिए। थोड़ी देर के बाद तीवन हल्का होने के लिए भवन के दूसरे साइड पर आता है और जब तीवन हगने ही वाला होता है तो वहाँ पर एक चीज देखकर शॉक में रह जाता है। यहाँ पर काफी सारी कब्रें होती है। यह देखकर तीवन बहुत डर जाता है, फटाफट से अपने कमरे की ओर भागने लगता है। जब तीवन अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तो किसी कमरे से इसको चैन की आवाज सुनाई देती है। सोचने लगता है कि इस बड़े से भवन में इन तीनों के अलावा और कौन हो सकता है। इस तरह से तीवन उस कमरे में जाने पर यह देखता है वहाँ पर कुछ खाना पड़ा होता है और उसी तरह किसी को चैन से बांध के रखा होता है। तीवन ढंग से देख नहीं पाता, वो डर के मारे उस कमरे से बाहर भाग जाता है। खैर सुबह होने के बाद तीवन ये देखता है कि कोडमन पुट्टी किसी जगह पर बैठकर एक गेम खेल रहा है, बोर्ड गेम, वही जो पांडवास ने खेला था ना, वो गेम। तीवन कहने लगता है आप अकेले अकेले इस गेम को कैसे खेल सकते हो, हमारे गांव में भी ये गेम बहुत खेलते थे हम लोग। पुट्टी तीवन को गेम खेलने के लिए कहता है और ये भी कहने लगता है कि दाव पर कुछ लगाना होगा। तीवन कहने लगता है अरे महाराज, मेरे पास दाव पर लगाने के लिए ना सोना है ना चांदी, मेरे पास सिर्फ मेरी धोती है। पुट्टी कहने लगता है नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक कीमती चीज है, उसको दाव पर रखो, तुम सोचो, अच्छी तरह से सोचो, तुमको पता लगेगा। तीवन सोचने लगता है कि इसके पास तो ऐसी कोई कीमती चीज है ही नहीं। तो फाइनली पुट्टी ही कहने लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा समय है, दुनिया में समय से कीमती कोई चीज है ही नहीं, तुम अपने समय को दाव पर लगाओ, तभी तो खेल में मजा आएगा। तीवन पूछने लगता है अरे महाराज, समय को कैसे दाव पर लगा सकता हूँ मैं। पुट्टी कहने लगता है अगर तुम इस खेल में जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर हार गए तो तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा। यह सुनने के बाद तीवन शौक में रह जाता है और खेलने से मना करने लगता है कि इसको तो जाना होगा। तो पुट्टी नाराज होकर तीवन से डाइस को वापस मांगने लगता है, मतलब उस वक्त वो डाइस तीवन के हाथ में होती है। जब तीवन उन डाइस को पुट्टी के हाथ में रखने ही वाला होता है, पुट्टी अपना हाथ हटा देता है, जिसकी वजह से वो पासे बोर्ड के ऊपर गिरते हैं। पुट्टी हंसते हुए कहने लगता है अब तो तुमने तो खेल शुरू कर दिया, अब तो खेलना ही पड़ेगा। पुट्टी की ये चाल देखकर तीवन शौक में रह जाता है और मजबूरन तीवन पुट्टी के साथ उस गेम को खेलना स्टार्ट करता है। तीवन तो गेम अच्छा ही खेलते रहता है, लेकिन फाइनली पुट्टी को 12 नंबर आना होता है। एक डाइस में 6 पड़ते हैं, दूसरे डाइस में 1 पड़ता है। ये देखकर तीवन बहुत खुश होने लगता है कि गेम तो मैं ही जीत गया। लेकिन तभी पुट्टी उस डाइस को अपनी आँखों से इशारा देने पर वो 1 नंबर का डाइस पलटकर 6 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। 12 नंबर पड़ने की वजह से पुट्टी इस गेम को जीत जाता है, बहुत खुश होने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद तीवन किचन में उस बावर्ची के पास जाता है। बातों ही बातों में वो बावर्ची पुट्टी के बारे में बुरा भला बोलने लगता है कि पुट्टी का असली रूप तुमने अभी नहीं देखा, जल्द ही तुमको असली रूप पता चलेगा। तीवन कहने लगता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मालिक के बारे में ऐसा नहीं बोलते, अगर मालिक ने हम दोनों की बातें सुन लिया तो हम दोनों को सजा देंगे। खैर रात होने के बाद पुट्टी चेयर पर बैठा रहता है और तीवन नीचे बैठकर खाना खाते रहता है और हर रात तीवन पुट्टी के लिए गाना गाकर सुनाते रहता है। बातों ही बातों में पुट्टी तीवन से कहने लगता है ज्यादा मत पी लेना वरना तुम्हारी माँ बहुत दुखी होगी। तीवन शौक में रह जाता है कि मालिक, मैंने तो कभी मेरी माँ के बारे में आपके सामने जिक्र नहीं किया। पुट्टी कहने लगता है नहीं नहीं, तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार जिक्र किया था। पुट्टी कहने लगता है खैर छोड़ो, आज उस बावर्ची ने मेरे खिलाफ तुमसे क्या कहा। यह सवाल सुनने के बाद तीवन बहुत डरने लगता है। पुट्टी से झूठ कहने लगता है अरे कुछ नहीं मालिक, वो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। पुट्टी कहने लगता है वो बावर्ची हर एक बंदे के साथ ऐसा ही करता है, कुछ न कुछ बोलकर दूसरों को डराते रहता है। कुछ महीनों पहले एक सेवक इस भवन में काम किया करता था, उस बावर्ची ने उस बंदे को भी पता नहीं क्या बोल दिया। तब से वो सेवक ढंग से काम करना ही बंद कर दिया, पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहा। उस सेवक का बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको मुक्ति दे दी, मतलब मार दिया। वही सेवक नहीं, जो कोई भी सेवक मेरी बात को नहीं मानता मैं उनको मार देता हूँ। धरती पर बोझ है ऐसे लोग। तो एक्चुअली भवन के बाहर कुछ कब्रें होती है ना, वो उन्हीं सेवकों की होती है। पुट्टी की बातें सुनने के बाद तीवन बहुत डर जाता है। थोड़ी देर के बाद दिया जलाने के लिए वो बावर्ची यहाँ पर आता है। पुट्टी बावर्ची से कहने लगता है कि मुझे और खाना लाओ। बावर्ची कहने लगता है मालिक सारा खाना हो गया, लेकिन फिर भी पुट्टी कहने लगता है मैंने कहा ना जाकर मेरे लिए खाना लाओ। लेकिन फिर भी वो बावर्ची बिना डरे पुट्टी को जवाब देने लगता है और इसी तरह ये बावर्ची पुट्टी की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगता है।
ये देखकर पुट्टी को बहुत गुस्सा आने लगता है और जब इसको गुस्सा आता है इस कमरे के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। तभी पुट्टी अपना हाथ आगे बढ़ाने पर वो बावर्ची फटाफट से पुट्टी की ओर खींचा चला आता है। पुट्टी उस बावर्ची का गला दबोचने लगता है और बैठे बैठे ही उस बावर्ची को एक हाथ से ऊपर उठाने लगता है। थोड़ी देर के बाद उस बावर्ची को छोड़ देता है। आगे से ऐसी हरकत ना करने के लिए वार्निंग देता है। खैर थोड़ी देर के बाद तीवन उस बावर्ची के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि आखिरकार वो पुट्टी कौन है, उसने ऐसे कैसे तुमको खींच लिया, क्या वो कोई जादूगर है। तो बावर्ची पुट्टी के बारे में तीवन को बताने लगता है। एक्चुअली पुट्टी के फैमिली वाले एक जादूगर ही थे। पुट्टी के पूर्वज पराही देवता की पूजा करने लगे थे और वो देवता उस बड़े वाले पुट्टी के सामने आकर इसको एक वरदान दिया, एक जादुई पेटी दिया। इस मैजिकल बॉक्स में एक एंटिटी होती है, समथिंग लाइक राक्षस टाइप, जिसका नाम होता है चट्टन। पुट्टी की फैमिली वाले चट्टन से जो कुछ भी मांगते इनकी ख्वाहिश पूरी करते रहता है। लेकिन पुट्टी की फैमिली वाले चट्टन को बंदी बना लिया, चैन से बांध दिया था, थोड़ा बहुत टॉर्चर करने लगे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता गया। एक दिन चट्टन बड़े वाले पुट्टी को अपने पास बुलाकर अपना मुंह खोल के इसके अंदर नरक को देखने के लिए कहा। जब बड़ा वाला पुट्टी चट्टन के मुंह में देखा तो वो चट्टन बड़े वाले पुट्टी की आत्मा को कंज्यूम कर लिया। इस तरह से वो राक्षस चट्टन पुट्टी के कुछ फैमिली वालों को मार दिया, उनकी आत्मा कंज्यूम करके। चट्टन को काबू करने के लिए काफी सारे गुरुजी आए, लेकिन चट्टन ने उन सारे लोगों को मार दिया। फाइनली इस चट्टन को काबू करने के लिए पुट्टी का आखिरी वंश कुड़मन पुट्टी इस भवन में आया और अपनी तंत्र विद्या से उस चट्टन को काबू कर ही लिया। खैर उसी रात तीवन ये देखता है कि वो यक्षी मतलब वो नंगी औरत इस भवन के अंदर आ रही है और जब पुट्टी पूजा पाठ कर रहा होता है वो यक्षी पुट्टी के पास आकर इसके साथ कांड करने लगती है। सुबह होने के बाद तीवन फटाफट से उस बावर्ची के पास आकर कहने लगता है, चलो हम दोनों फटाफट से यहाँ से भाग निकलते हैं, मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा। लेकिन वो बावर्ची इसकी बातों पर गौर ही नहीं करता, बस अपना काम करते रहता है। तो तीवन ठान लेता है कि तुम आओ या ना आओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह से अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। उसी वक्त इसके कमरे में कुड़मुन पुट्टी आता है और समझ जाता है कि तीवन यहाँ से जा रहा है। तीवन कहने लगता है कि मालिक मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। पुट्टी कहने लगता है, तुमको कौन रोक रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुम जब जी चाहे चले जाओ, लेकिन बारिश कम होने के बाद चले जाना। तो तीवन शॉक में रह जाता है क्योंकि बाहर जबरदस्त तरीके से धूप लगी होती है, बारिश कैसे हो सकती है। तभी विदिन सेकेंड में आसमान पर काले बादल छाने लगते हैं, बारिश स्टार्ट होती है। पुट्टी तीवन से कहने लगता है, यहाँ पर इतना जल्दी बारिश नहीं रुकती, एक बार तो 3 साल तक लगातार बारिश होने लगी थी। ऐसा कहकर पुट्टी वहाँ से चला जाता है। तो सच में बहुत देर तक उस जगह पर लगातार बारिश होने लगती है। खैर उसी रात खाना खाते समय पुट्टी किसी बात को लेकर तीवन पर हल्के से गुस्सा होने लगता है। पुट्टी का गुस्सा देखकर तीवन बहुत डरने लगता है क्योंकि पुट्टी जिस किसी पर भी गुस्सा करता है उसको मार देता है। उसके नजरिए में वो बंदा दुनिया के ऊपर बोझ है। तीवन पुट्टी से माफी भी मांगने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो बावर्ची तीवन को किसी जगह पर ले जाकर दारू पिलाने लगता है और वहीं बैठकर ये दोनों एक दूसरे के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तीवन अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने गांव के बारे में उस बावर्ची को बताने लगता है। तीवन के कानों में इसकी माँ के दी हुई एक छोटी सी बालियाँ होती है। इनका गांव बहुत ही खुशहाल रहता है। इस तरह से तीवन कुछ यादें ताज़ा करने लगता है। अपनी माँ को, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करते रहता है। उसके बाद जब तीवन सो रहा होता है तो तीवन को एक बहुत ही बुरा सपना आता है। अपने सपने में तीवन अपने कमरे में एक अजीब की एंटिटी को देखता है, एक अजीब के राक्षस को। खैर अपनी नींद से जागने पर तीवन ये देखता है कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है। उसी बारिश में तीवन ये देखता है कि वो बावर्ची किसी जगह पर गड्ढा खोद रहा है। तीवन तो बहुत डरने लगता है कि शायद पुट्टी इसको मारने का डिसाइड किया और वो बावर्ची तीवन के लिए ही गड्ढा खोद रहा है दफनाने के लिए। सो तीवन डर के मारे उसी बारिश में इस भवन से बाहर भागने लगता है। जब तीवन मेन दरवाजे से बाहर जाने लगता है तो तीवन खून की वॉमिटिंग्स करने लगता है। मतलब पुट्टी ने तीवन के साथ ऐसा किया होता है कि इसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर जाने की कोशिश करेगा तो खून की वॉमिटिंग कर मर जाएगा। तो मजबूरन तीवन दोबारा इसी भवन के अंदर आ जाता है। पुट्टी तीवन का इंतजार करते रहता है। तीवन पुट्टी से माफी मांगने लगता है। पुट्टी कहने लगता है, जाने से पहले एक बार मेरी इजाजत तो लेते, अब तुम गिड़गिड़ाकर मुझसे इजाजत मांगो।
तो तीवन उसी तरह से पुट्टी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है कि मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। पुट्टी कहने लगता है मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इस तरह से हंसते हुए अंदर चले जाता है। उसके बाद तीवन उस बावर्ची से मिलने के लिए जाता है जो हमेशा खाना बनाते रहता है। तो बातों ही बातों में वो बावर्ची तीवन से कहने लगता है कि मैं तुमको आज एक राज दिखाने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। इस तरह से उस सीक्रेट कमरे के अंदर ले जाने लगता है। एक दिन बावर्ची ने खाना लेकर गया था ना, उस कमरे में एक लाश होती है। जब तीवन इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो लाश और किसी की नहीं, कुड़मुन पुट्टी की होती है। यहाँ पर ये बावर्ची तीवन को एक सीक्रेट बात बताने लगता है। एक्चुअली कुड़मुन पुट्टी चट्टन को काबू करने के लिए इस भवन में आया था, लेकिन उस शैतान चट्टन ने पुट्टी को बंदी बनाकर इसका रूप धारण कर लिया और आज असली कुड़मुन पुट्टी की मौत हो गई। इसीलिए वो बावर्ची गड्ढा खोद रहा था लाश को दफनाने के लिए। और वो शैतान चट्टन को राज करने में बहुत मजा आता है, लोगों पर हुकुम करना, लोगों को धोखा देना। और इसी तरह चट्टन अपने सेवकों की बात को भी सुनते रहता है। कुड़मुन पुट्टी की लाश को दफनाने के बाद तीवन उस बावर्ची से पूछने लगता है क्या अब हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बावर्ची कहने लगता है यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ दिनों पहले मैंने इस भवन में एक सीक्रेट कमरे को देखा। उस सीक्रेट कमरे के अंदर एक ज्योति जल रही है और यही ज्योति चट्टन को शक्ति देती है, लेकिन उस कमरे के अंदर जाना इतना आसान नहीं। और ठीक उस कमरे के ऊपर चट्टन उस ज्योति की रक्षा करते रहता है। और एक्चुअली उस कमरे की चाबी कहाँ पर है ये सिर्फ पुट्टी को ही पता है। और इसी तरह चाबी लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि जो कोई भी इस भवन के अंदर आता वो बंदा अपने पास्ट के बारे में भूल जाता है। आज ये प्रूफ की तरह वो बावर्ची तीवन से पूछने लगता है कि तुमको यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए। तीवन कहने लगता है यही कोई हफ्ता हुआ होगा। बावर्ची कहने लगता है हफ्ता नहीं, तुम यहाँ पर महीनों से रह रहे हो। और इसी तरह वो बावर्ची तीवन का नाम पूछने लगता है, उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन शॉकिंगली तीवन अपना खुद का नाम भूल जाता है, अपनी माँ के बारे में भी याद नहीं रहता इसको। ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी तीवन ठान लेता है कि किसी भी तरह से ये पुट्टी से चाबी को हासिल करना होगा। तो दूसरे दिन तीवन पुट्टी के पास जाकर दोबारा वही गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। पुट्टी कहने लगता है तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए क्या है। तीवन कहने लगता है कि मेरे पास चाबी है। चाबी का नाम सुनते ही पुट्टी अपना हाथ अपने कमर पर रखकर चेक करने लगता है। तो तीवन समझ जाता है कि उस कमरे की चाबी पुट्टी की कमर में बंधी है। पुट्टी पूछने लगता है चाबी किसकी चाबी। तीवन बहाना बनाने लगता है कि मालिक मेरे आजादी की चाबी आपके हाथों में ही है, मैं बस आजादी चाहता हूँ। लेकिन पुट्टी तीवन के साथ गेम नहीं खेलता, वहाँ से चला जाता है। खैर उसी रात तीवन एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। बावर्ची के पास आकर कहने लगता है कि तुम रोजमर्रा की तरह आज स्वादिष्ट खाना बनाकर पुट्टी को खिला दो, मतलब वही चट्टन को खिला दो। दारू पीकर जब चट्टन सो जाएगा तो मैं चोरी चुपके उसकी कमर से उस कमरे की चाबी निकाल लूंगा। पहले तो बावर्ची इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन तीवन इस बावर्ची को समझाने लगता है। तो वो बावर्ची उसी तरह से जबरदस्त तरीके से खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो चट्टन बावर्ची के पास आता है और वो चट्टन बहुत ही गुस्से में होता है। और यहाँ पर हमको ऐसे लगता है कि शायद चट्टन ने तीवन और बावर्ची की बातों को सुन लिया, लेकिन चट्टन यहाँ पर दूसरी वजह से आता है। चट्टन बावर्ची का गला पकड़कर पूछने लगता है तुमको किसने परमिशन दी जो तुमने मेरी दारू उसको पिलाई। मतलब दारू पिलाने पर उस बावर्ची को डांटने लगता है। तो वो बावर्ची चट्टन से माफी मांगने लगता है कि मालिक अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। खैर रात होने के बाद रोजमर्रा की तरह तीवन उस चट्टन के लिए गाना गाकर सुनाने लगता है, खाना खाने लगता है। खाना दारू पीकर जब वो चट्टन सो रहा होता है तो तीवन अपने हाथ में चाकू लेकर उस चट्टन के पास जाकर उसके कमर में चेक करने लगता है चाबी हासिल करने के लिए, लेकिन तीवन को चाबी नहीं मिलती। उसी वक्त चट्टन अपनी नींद से जागकर तीवन को जकड़ लेता है और अपना मुंह खोलने लगता है तीवन की आत्मा को भी कंज्यूम करने के लिए। जब चट्टन के मुंह से रोशनी आ रही होती है तभी चट्टन चुप हो जाता है, तीवन को नहीं मारता। और यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली थोड़ी देर पहले जब चट्टन उस बावर्ची के पास आया था, गला पकड़ रहा था, तो मौका देखकर उस बावर्ची ने चट्टन से वो चाबी हासिल कर लिया और वो बावर्ची उस सीक्रेट कमरे में जाकर उस ज्योति को बुझा देता है, जिसकी वजह से चट्टन की शक्ति कम हो जाती है। तो ये जानने के बाद तीवन उस बावर्ची के पास आकर बहुत गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुमने भी मुझे धोखा दिया। बावर्ची कहने लगता है देखो अब झगड़ने का वक्त नहीं है, हम दोनों को उसको मारना होगा, तभी हम दोनों यहाँ से बाहर जा पाएंगे। इस तरह से समझा बुझाकर ये दोनों दोबारा उसी सीक्रेट कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो चट्टन वहीं पर होता है।
इन दोनों को देखकर चट्टन इन दोनों को अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये बावर्ची तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसकी बातों में नहीं आता। तभी यहाँ पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि ये बावर्ची पुट्टी का आखिरी वंश है। ये सुनने के बाद चट्टन कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पुट्टी के आखिरी वंश को मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया मैंने। लेकिन बात यह है कि असली कोडमन पुट्टी का अफेयर किसी नीची जाति औरत के साथ था, उसी का बेटा होता है ये बावर्ची। इसलिए इस बावर्ची के अंदर भी कुछ अंदरूनी शक्तियाँ होती है। उसके बाद ये दोनों उस राक्षस चट्टन पर हमला करने लगते हैं। इसी दरमियान में वो चट्टन अपने जादू से इस कमरे को रोल करने लगता है, गोल गोल घुमाने लगता है और इसी तरह इस कमरे के दीवारों को श्रिंक करने लगता है। ये दोनों अपनी अपनी जान को बचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों उस चट्टन पर हमला करते हुए फाइनली इस चट्टन को आग लगा देते हैं। इसको आग लगाने से इस भवन को भी आग लग जाती है। धीरे धीरे ये भवन जलने लगता है। जब वो बॉडी पूरी तरह से जल जाती है तो उस जली हुई बॉडी के अंदर से असली चट्टन बाहर आता है, कोने में जाकर छुप जाता है डर के मारे। और यहाँ पर एक और बात यह है कि इस चट्टन के हाथ में एक अंगूठी होती है, वो उस बावर्ची ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति और कम हो जाती है। और ये बावर्ची उस अंगूठी को पहनकर चट्टन को काबू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी तीवन इस बावर्ची को रोकने लगता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वही दोबारा रिपीट होगा, तुम भी लोगों पर रहम नहीं करोगे, पत्थर दिल बन जाओगे। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, बहुत जख्मी भी होते हैं। तो फाइनली तीवन उस बावर्ची से उस अंगूठी को हासिल करके भवन से बाहर जाता है। उसी वक्त उस भवन से बाहर आकर वो बावर्ची तीवन पर हमला करने लगता है, उस अंगूठी को हासिल कर लेता है, इसको बहुत मारने पीटने लगता है। तभी वो बावर्ची ये ऑब्जर्व करता है कि तीवन के कानों में उसकी बालियां नहीं है। समझ जाता है जिसका मतलब ये असली तीवन नहीं है, ये तो चट्टन है। बाद में हमको असली तीवन की लाश को दिखाया जाता है, जो उस भवन के नीचे दबी होती है। और उस चट्टन ने अपनी अंगूठी हासिल करके तीवन का रूप धारण कर चुका होता है। ये देखने के बाद वो बावर्ची डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जब किसी नदी के पास आता है तो तभी एक पोर्चुगल सोल्जर उस बावर्ची को पागल आदमी समझकर गोली मार के मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस मूवी के कुछ डिटेलिंग्स को। पहले तो इस मूवी का नाम ब्रह्मयुगम क्यों है। मूवी के दरमियान में एक बार चट्टन ने तीवन से ये कहा था कि एक्चुअली ये दौर कलयुग का दौर है, लेकिन कलयुग में भी थोड़े सब ब्रांचेस है, उसी सब ब्रांच का नाम है ब्रह्मयुग। अब ये मूवी उसी ब्रह्मयुग में चलती है। इस ब्रह्मयुग में खास बात यह है कि भगवान इंसानों से बहुत दूर होता है, मतलब इंसान भगवान की जितनी भी प्रार्थना करे भगवान इंसानों की नहीं सुनता। और एक्चुअली मूवी के एंडिंग में शैतान ही जीतता है, मतलब चट्टन जीत जाता है। अब इस मूवी में यक्षी को भी दिखाया गया है। अब यक्षी भी एक शैतान जैसी ही है, जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको मार देती है। और जंगल में जो कोई भी इंसान भटक जाता है तो यक्षी उन लोगों को उस भवन के पास भेजती रहती है। मतलब उस यक्षी ने कोरा को मार दिया और तीवन मजबूरन उस भवन के अंदर गया। और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि वो चट्टन और यक्षी एक दूसरे के साथ कांड कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। उसके बाद एक और बात यह है कि चट्टन को उस भवन के अंदर अपने सेवकों की हर एक बात जानता है। तो ऐसे में क्या चट्टन तीवन और उस बावर्ची के प्लान के बारे में नहीं जानता था? तो जवाब है चट्टन उन दोनों के प्लान के बारे में जानता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वो बावर्ची तीवन को अपना प्लान बताने लगता है कि उस कमरे की चाबी उसके कमर के पास है, अगर वो हासिल कर लिया तो चट्टन कमजोर हो जाएगा। लेकिन उस बावर्ची ने अपने अंदर एक और प्लान बना लिया था। जब चट्टन उस बावर्ची के पास आया था तो चोरी चुपके उसके कमर से उस चाबी को चुरा लेता है, लेकिन ये बात चट्टन नहीं जानता था। उस वक्त चट्टन सोने का नाटक करते हुए तीवन पर अटैक किया। एक और बात यह है कि इस मूवी में इस बावर्ची का नाम कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ, जिसका मतलब शायद इस बावर्ची ने अपना नाम भूल गया, क्योंकि एक्चुअली मूवी में ऐसा ही कुछ बताया गया है कि जो कोई भी इस भवन के अंदर आता वो अपने पास्ट के बारे में भूल जाता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और डिटेलिंग की बात यह है कि ये बावर्ची पुट्टी के खानदान का है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती है। और ये बावर्ची अपने लक्ष्य को जानता है कि चट्टन को हराना। मूवी के दरमियान में हम ये चीज भी देखते हैं कि वो बावर्ची हर हमेशा खाना बनाते रहता है, क्योंकि चट्टन को पसंद नहीं होता कि इसके सेवक बस ऐसे ही घूमे बिना काम काज करे। अगर ऐसे बेकार में घूमते तो चट्टन ऐसे लोगों को मार देता था। तो चट्टन को खुश करने के लिए ही, उस भवन में रहने के लिए ही
चट्टन को हराने के लिए ही वो बावर्ची अपना काम करते गया, इसलिए ये बावर्ची इतने सालों तक इस भवन में रहने लगा। उसके बाद मूवी के एंडिंग में अंगूठी के बारे में जिक्र किया गया है। मूवी के दरमियान में कहीं पर भी अंगूठी के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि जो कोई भी चट्टन की अंगूठी को पहनता है वो दूसरे लोगों पर रूल कर सकता है। इस मूवी में टाइम का भी जिक्र किया गया है। जो कोई भी इस भवन के अंदर आता उसको पता नहीं चलता टाइम के बारे में कि वो कब आया, कितने दिनों तक यहाँ पर रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब तीवन इस भवन में आता है तो हाफ मून को दिखाया जाता है, लेकिन दूसरे ही दिन फुल मून को दिखाया जाता है। इसी से ये बात पता चलती है कि तीवन इस भवन के अंदर कितने महीनों तक जिंदगी गुजार रहा था। फाइनल सीन में हम एक पोर्चुगल सोल्जर को देखते हैं जो उस बावर्ची को गोली मार के मार दिया, जिसका मतलब यहाँ से दूसरा युग शुरू होगा। और इसी तरह चट्टन भी उस भवन से बाहर चला गया तीवन का रूप धारण करके। अब पता नहीं चट्टन का अगला शिकार कौन होगा। अगर इसका दूसरा पार्ट बनेगा तो और मजा आ जाएगा। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।